हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, स्पेशली जिसमें जॉर्ज ऑरवेल प्रिस्क्राइब्ड है या जिसमें आप ब्रिटिश नॉवेल्स को देखेंगे इन द सिलेबस। तो ये नॉवेल एलेग्री फॉर्म में लिखा गया है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एलेग्री। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जॉर्ज ऑरवेल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क के नेम, पब्लिकेशन ईयर। इसके अलावा हम एनिमल फॉर्म से डिस्कस करेंगे कि ये कैसा वर्क है, किस टाइप ऑफ नॉवेल की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, क्या इसका प्लॉट है। शॉर्ट में हम प्लॉट डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स, कोटेशंस और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स के बच्चे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम जो दे रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा जो बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीक्वेंस में चीज़ें मिलेंगी। कौन सा कैरेक्टर किसको सिम्बलाइज करता है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पेन एंड पेपर लेके एकदम रेडी रहिए और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो नए हैं उसको आप नोट करते चाहिए। रिटन एग्जाम के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगी कि आप जब भी कोई वर्क पढ़ें, डेली आपको 1 या 2 वर्क पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और आप उसको डिटेल में पढ़िए। और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट्स दैट आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको स्टोरी नहीं लिखनी रहेगी आंसर में, समरी नहीं लिखनी है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर कंक्लूजन, और उसके अलावा आपको कोटेशंस भी ऐड करनी है। आपको ईयर याद होने चाहिए राइटर से रिलेटेड, ठीक है, या किस एज से वो वर्क बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है दैट जॉर्ज ऑरवेल का दूसरा नाम क्या था। तो जॉर्ज ऑरवेल जो नाम है ये पेन नेम है। किसका पेन नेम है? इरिक ऑर्थर ब्लेयर का। किसका नाम है? इरिक ऑर्थर ब्लेयर का। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है कई बार। ओके, और ये मोतीहारी में इनका जन्म हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में, जो अब इस समय बिहार में है। ओके, और इन्होंने अपना करियर एज अ नॉवलिस्ट, एज एन एसिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट एस्टेब्लिश किया है। इनके वर्क्स को हम डिस्टोपियन वर्क की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को अपोज किया है अपने वर्क्स में। एंड ही वॉज वर्किंग एज अ पुलिस मैन इन बर्मा, तो वहां पे भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। शूटिंग एन एलिफेंट इनका एक वर्क है, एक ऐसे फॉर्म में लिखा गया है जिसमें इन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, स्पेशली इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट इन्होंने चीजें दिखाई हैं या इंपीरियलिज्म को पोर्ट्रे किया है। और इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया है अपने वर्क्स के माध्यम से। अपने वर्क्स के माध्यम से इन्होंने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ चीजें दिखाने की कोशिश करी कि कैसे सोशल इनजस्टिस हो रहा है, और लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश करी है। इनके 2 वर्क हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज एनिमल फॉर्म, पब्लिश्ड इन द ईयर 1945, एंड सेकेंड इज 1984। ठीक है, 1984 ये आपको याद रखना है। ये पब्लिश्ड है 1949 में। ठीक है, ये पब्लिश कब है? 1949 में। दोनों का ईयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल फॉर्म की। तो एनिमल फॉर्म को आपको याद रखना है, दिस इज अ पॉलिटिकल एलेग्री, इट इज रिटन इन सैटिरिकल फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बीस्ट फेबल, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो बीस्ट है, एनिमल्स हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है ये है रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था, एंड स्टालिनिस्टिस यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रशिया। ओके, तो रशियन रिवोल्यूशन 1917 को इस नॉवेल ने एलेग्री फॉर्म में दिखाया है। और इसके अलावा जो स्टालिन की जो इरा थी, स्टालिनिज्म, उसको भी इन्होंने अपोज किया है, क्योंकि जो जोसेफ स्टालिन है उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती थी। टोटलिटेरिज्म मतलब जिसमें निरंकुशता हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे वहां की जो चीजें हैं उसे इन्होंने एलेग्री के माध्यम से दिखाया है। इस नॉवेल का कोर आइडिया ये है कि ऑल रिवोल्यूशन प्रॉमिस इक्वलिटी बट पावर करप्ट्स। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि शुरू में सभी एनिमल्स रिवोल्ट करते हैं, लेकिन जब
एक व्यक्ति पावर में आ जाता है तो वो उस रिवॉल्यूशन का मेन मोटो भूल जाता है कि सभी एनिमल्स को इक्वालिटी देनी थी, यही मेन मोटो ही था रिवॉल्यूशन का, और वो खुद ही करप्ट हो जाता है। तो आपको पता है वो कैरेक्टर कौन है? वो है कैरेक्टर है नेपोलियन। इसमें हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं और एलेगोरिकल मीनिंग के साथ नोट करते जाइए आप लोग। पहला कैरेक्टर है नेपोलियन, इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक बर्कशायर बॉर है। बॉर एक पिग होता है, जंगली पिग, और ये मेन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है जोसेफ स्टालिन को, और इसकी जो ट्रेड्स हैं वो है कनिंग, रूथलेस एंड पावर हंग्री। ही इज अ वेरी वेरी सेल्फिश पर्सन, आई कैन से ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। पावर के लिए बहुत ज्यादा हंग्री है, और वो कुछ डॉग्स को पालता है, ठीक है, पपीज को पालता है और फिर बड़ा करता है ताकि वो बाकी एनिमल्स पे कंट्रोल कर सके। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। धीरे धीरे उसने जो अपने जो ह्यूमन से जो डिफरेंस था उसको खत्म करके वो ह्यूमन ही जैसा बिहेव करने लगता है। ही बिकम्स डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब अब ह्यूमन से उसका डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ह्यूमन जैसे ही बिहेव करने लगता है। तो शुरुआत में जो रूल्स बनाए गए थे कि नो एनिमल विल वियर क्लोथ्स, नो एनिमल विल ड्रिंक लिक्वर, या नो एनिमल विल स्लीप ऑन बेड, इस तरह के जो भी रूल्स बनाए गए थे हम उन रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। इसने उन सारे रूल्स को तोड़े। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है डिक्टेटरशिप, बिट्रॉयल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स। हमको इनकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो बिहेवियर है, जो एक्शन है उसमें दिखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्नोबॉल। स्नोबॉल का कैरेक्टर आपको याद रखना है। He is an idealistic intelligent board and he represent लियोन ट्रॉट्स्की। आपको यहाँ से एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी हमने देखा नेपोलियन इज रिप्रेजेंटिंग जोसेफ स्टॉलिन, और यहाँ पे हमने देखा स्नोबॉल रिप्रेजेंट कर रहा है लियोन ट्रॉट्स्की को। ठीक है, ही एडवोकेट्स रिफॉर्म, विंडमिल एंड इक्वलिटी। तो विंडमिल को वो एज अ रिफॉर्मेशन चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके और सभी एनिमल्स को थोड़ी सुविधा मिल सके। वो इक्वालिटी को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो आइडिया था विंडमिल का, इसको नेपोलियन ने अपना आइडिया बता दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये मेरा आइडिया है, स्नोबॉल से अपना आइडिया बता रहा था। दूसरी बात, जब नेपोलियन को ऐसा लगता है कि स्नोबॉल एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने डॉग्स की हेल्प से, जो पपीज को इन्होंने पाला था, इसकी मदद से उन्होंने स्नोबॉल को भगा दिया। ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहीं दिया नहीं है कि क्या स्नोबॉल की डेथ हो जाती, पर ऐसा समझ में आता है कि उसने कहीं ना कहीं अपने डॉग्स की मदद से उसको खत्म ही कर दिया, किल ही कर दिया। स्नोबॉल इज सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशनरी लीडरशिप ट्रस्ट बाय टायरनी। तो ये रिवोल्यूशनरी लीडरशिप को, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप को दिखाते हैं जिसको नेपोलियन जैसे लोगों ने, स्टॉलिन जैसे लोगों ने क्रश कर दिया अपने टायरनी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर, तो इनका कैरेक्टर आपको याद रखना है। ये रिप्रेजेंट करते हैं आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन, और ये किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कार्ल मार्क्स एंड लेनिन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार ऑप्शन में कार्ल मार्क्स आता है, कई बार दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आपको दोनों को ही टिक करना है अगर आता है, अदरवाइज कार्ल मार्क्स आप ध्यान रखेंगे। ये इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमलिज्म। तो शुरुआत में ही इन्होंने एनिमलिज्म की फिलोसफी को बताया है। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड वो सॉन्ग सिखाते हैं सभी जानवर को। एनिमलिज्म मतलब ऐसी फिलोसफी जो एनिमल्स के फेवर में है, जिसमें सभी एनिमल्स इक्वल हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने विजन ऑफ इक्वालिटी को बताया था। रिवॉल्यूशन के पहले उनकी डेथ हो जाती है और उनके आइडियाज को बाद में डिस्टॉर्ट करा जाता है। कौन इनके आइडियाज को डिस्टॉर्ट करता है? स्क्वीलर। तो स्क्वीलर को आप एज ए प्रोपेगेंडिस्ट याद रखेंगे, क्योंकि जब हिस्ट्री में आपने बहुत सारे रूलर को देखा होगा, जैसे जैसे नया नया रूलर आता है तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। वो रूलर अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखवाता है, जिसमें वो हीरो है, और बाकी जो पहले के जो लोग हैं उनके बारे में इतना ज्यादा आप कह सकते हैं ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता है। हिस्ट्री को इसीलिए बोला जाता है कि हिस्ट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिटरेचर। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रियलिटी है ही नहीं, उसमें फिक्शन ही है, टोटली डिस्टॉर्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट, राइट। तो इस स्क्वीलर क्या है? स्क्वीलर को आपको याद रखना है, ये नेपोलियन के प्रोपेगेंडिस्ट है। वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नेपोलियन की जो भी बातें उससे वो जस्टिफाई करते हैं कि नेपोलियन का ये काम सही है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं सोवियत प्रोपेगेंडा मशीनरी को, प्रावडा को। ठीक है,
तो जैसे जैसे क्या करती हैं, जैसे आजकल मीडिया क्या कर रही है, मीडिया जो भी रूलर होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को दिखाती है, उनकी हर स्कीम को वो जस्टिफाई करती है ताकि आम जनता जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? मैनिपुलेट करते हैं लैंग्वेज को एंड स्टैटिस्टिक्स को, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे ट्रुथ को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है? और ये जस्टिफाई करते हैं हर इनजस्टिस को। इनका की कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लैंग्वेज को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज किया जाता है। तो आपने पावर एंड नॉलेज पढ़ा होगा मिशेल फुको का, जिसमें ये बताया जाता है कि नॉलेज एंड पावर बोथ आर इंटर रिलेटेड, और नॉलेज को पावर को जस्टिफाई करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉक्सर। बॉक्सर कैरेक्टर आपको याद रखना है, ये स्ट्रॉन्ग है, लॉयल कार्ट हाउस है, ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्किंग क्लास को, प्रोलेटेरिएट क्लास को। प्रोलेटेरिएट मतलब होता है वर्किंग क्लास को, ठीक है? इनकी 2 लाइन्स आपको याद रखनी है और आप कोटेशंस में इसको ऐड करेंगे। ये बिलीव करते हैं आई विल वर्क हार्डर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। ये 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको एनिमल से पॉलिटिकल एलिगरी से क्वेश्चन बनेगा तो आपको इनकी एक कोटेशन को एटलीस्ट ऐड करना है, ठीक है? बिट्रेड एंड सोल्ड टू नैकर, ये इनको बिट्रे कर दिया जाता है और इन्हें नैकर को बेच दिया जाता है, ओके? नैकर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस यही होता है कि जो भी डेड या अनवांटेड एनिमल्स हैं उनको वो यूज करे, उनके फ्लैश को यूज करता है। जो भी मटेरियल लाइक जो भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी का जो फ्लैश है उसे वो यूज करता है, मतलब किल कर देता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे पर्स बनते हैं एनिमल्स के प्रोडक्ट से, एनिमल के फ्लैश से, उनकी स्किन से। तो नैकर का काम भी यही होता है, तो इनको बेच दिया जाता है। और ये कौन करता है? नेपोलियन। लेकिन बोलता क्या है कि बॉक्सर को हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ये मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर है और ये सिंबल है एक्सप्लॉइटेड लेबर का, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लोवर। सभी कैरेक्टर्स की आप प्लीज लिस्ट बनाते चलिए। क्लोवर कैरेक्टर है। क्लोवर ये मदरली मेयर है और बॉक्सर की कंपेनियन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बॉक्सर की कंपेनियन कौन है, तो क्लोवर है, क्योंकि एक कैरेक्टर मॉली भी है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। ये रिप्रेजेंट करती है वर्किंग क्लास को विद मॉरल सेंस, लेकिन लिमिटेड अवेयरनेस। क्या है? लिमिटेड अवेयरनेस, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर है बेंजामिन। बेंजामिन एक सिनिकल डोंकी है। यहाँ से क्वेश्चन बना था, ओल्डेस्ट एनिमल से क्वेश्चन अभी एलटी में बना था। तो बेंजामिन है, सिनिकल डोंकी है, मतलब ये बहुत सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स को, जो कि ऑपरेशन को समझते तो है लेकिन पैसिव रहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि बॉक्सर के साथ ये समझते हैं कि बॉक्सर के साथ गलत हुआ है और इन्होंने उस गाड़ी में देख लिया था कि ये गाड़ी जो है वो नैकर के पास जा रही है। उन्हें समझ में आ गया था कि ये हॉस्पिटल की गाड़ी नहीं है, ठीक है? उन्हें समझ में आ गया था कि बॉक्सर को कुछ ऐसी जगह ले जाया गया है जहाँ पे अब वो वापस नहीं आ सकता, बट उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। तो इनकी जो साइलेंस है वो ट्रेजेडी को यहाँ पे दिखाती है, ओके? तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है पर वो कुछ कहते नहीं हैं, वो अपोज नहीं करते, तो इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉली। मॉली कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है, शी इज अ वेन मेयर जो कि रिबन्स एंड शुगर को लव करती है, ओके? और इसी कारण वो फंस जाती है, कुछ ऐसी जगह फंस जाती है जहां उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और क्योंकि वो किसी ना किसी तरह के आप कह सकते हैं टेम्पटेशंस में आ जाती है, ठीक है? तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? बुर्जुआ क्लास को, एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है और वो एस्केप करती है, एस्केप कर जाती है रादर देन एडजस्ट। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है उसकी मॉरल वीकनेस को, मतलब जब रिवोल्यूशन होता है तो उसमें वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती बल्कि वो एस्केप कर जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स कौन है? ही इज द ओनर ऑफ मैनर फॉर्म और वो रिप्रेजेंट करते हैं जार निकोलस सेकेंड को, ठीक है? जार निकोलस सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो काफी लेजी थे और उन्होंने काफी एक्सप्लॉइट किया था, जिसके कारण उन्हें ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। लोग उन्हें उनके खिलाफ रेवोल्यूशन करते हैं और फिर उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। तो आपको ये सारे रिप्रेजेंटेशन याद रखने की कौन कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी थी एनिमल फॉर्म में, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, ठीक है? नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉग्स। तो डॉग्स कौन है? ये नेपोलियन के ट्रेन्ड पपीज हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं सीक्रेट पुलिस को,
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हु रिप्रेजेंट सीक्रेट पुलिस, तो डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं सीक्रेट पुलिस को, और इनको टेरर एंड कंट्रोल के लिए यूज किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर थीम्स की। तो यहाँ से आपको आंसर राइटिंग में काफी मदद मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं मेजर थीम से। पहले मेजर थीम से करप्शन ऑफ पावर, ये बताया गया है कि जब पावर किसी को मिलती है तो कैसे वो करप्ट कर देती है। तो शुरुआत में जब रिवोल्यूशन होता है तो इक्वलिटी के साथ शुरू होता है, लेकिन ये खत्म कैसे हो जाते हैं, टायरनी में, कि अब नेपोलियन बहुत एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, टायरेनिकल उनका नेचर हो चुका है। मिस्टर पिलकिंगटन के साथ वो एक मीटिंग कर रहे हैं और अब एनिमल्स बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि ह्यूमन कौन है और एनिमल कौन है। पिग रिप्लेस कर देते हैं ह्यूमंस को एज ऑपरेशर। पहले ह्यूमन ऑपरेस करते थे लेकिन अब पिग करने लगते हैं। पावर सेंट्रलाइजेस, तो ये आइडिया जो है, आइडल्स जो है इनके कोलैप्स कर जाते हैं, जो रिवोल्यूशंस के जो आइडल्स है वो कोलैप्स कर जाते हैं और पावर ही सेंटर में आ जाती है। नेक्स्ट है बिट्रेयल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया। पहला क्या था, करप्शन ऑफ पावर, एंड दूसरा है बिट्रेयल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया। तो 7 कमांडमेंट्स जो थे वो चेंज हो जाते हैं। 7 कमांडमेंट्स आपको याद रखने हैं, जिसमें कमांडमेंट है व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। नेक्स्ट है व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड। थर्ड है नो एनिमल शैल वेयर क्लोथ। फोर्थ है नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड। फिफ्थ है नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल। सिक्स्थ है नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। और लास्ट में होता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, जब चेंजेस आते हैं, जब नेपोलियन आ जाते हैं पावर में, तो सारे कमांडमेंट्स को अल्टर कर दिया जाता है। अल्टर मतलब बदलाव कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विदाउट शीट लिख दिया जाता है। उसके बाद नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, टू एक्सेस। कोई भी एनिमल ड्रिंक करेगा लेकिन एक्सेस में नहीं करेगा। बेड पे तो लेटेगा लेकिन विदाउट शीट नहीं लेटेगा। और उसके बाद जब नेपोलियन स्नोबॉल को जो भी एनिमल फेवर करते हैं उनको वो किल करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें वो क्या लिखते हैं, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट रीजन। क्या ऐड कर देते हैं, विदाउट रीजन। तो इस तरह ये धीरे धीरे चीजों को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं और जो रूल्स बनाए गए थे उसमें भी चेंजेस लाने लगते हैं। तो अब लास्ट में जो चेंज जो आता है, इससे समझ में आता है जो इक्वालिटी है वो अब इल्यूजन बन चुकी है। और लास्ट में इन्होंने क्या ऐड कर दिया, सम एनिमल्स आर मोर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैट अदर्स। तो ये लाइंस जो होती है, जो आ जाती है, पूरा ही चेंज ला देती है। ठीक है। थर्ड इज रोल ऑफ प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रुथ को लैंग्वेज के थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वीलर है जो ट्रुथ को मैनिपुलेट करते हैं, वो चेंजेस करते हैं जो भी कमांडमेंट्स है। मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है, मेमोरी को, हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाता है और इसके माध्यम से जो प्री रिकॉर्ड है उसे इरेज कर दिया जाता है। तो आप अपने एग्जाम में जब भी आंसर लिखेंगे आप पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे। ये आपके की वर्ड्स होंगे, ठीक है, जिनको आपको यूज करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। तो हमने देखा बॉक्सर की ब्लाइंड लॉयल्टी को एक्सप्लॉइट किया जाता है और लास्ट में उन्हें भेज दिया जाता है। ठीक है, उनको किल करने के लिए ग्लू शॉप पे भेज दिया जाता है, ठीक है, नैकर के पास। और वर्कर्स सफर करते हैं जबकि लीडर्स एंजॉय करते हैं प्रिविलेज को। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया, जैसे नेपोलियन एंजॉय करते हैं प्रिविलेज को, स्क्वीलर एंजॉय करते हैं प्रिविलेज को। एजुकेशन वर्सेस इग्नोरेंस। तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स के अंदर एजुकेशन नहीं होती है, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण उनको जो चीज सिखाई जाती है वो वही मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है एनिमल्स के बेवकूफ बनने का, उनके एक्सप्लॉइटेशन का। तो देखिए हर कंट्री में यही हो रहा है, ज्यादातर जनता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती या उतनी समझदार नहीं होती और इसके कारण जो लीडर्स होते हैं वो अपने ट्रुथ को मैनिपुलेट करके जनता के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे शीप है, उनको कुछ पढ़ना नहीं आता था, जो बाकी एनिमल्स है उन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें सिर्फ एक दो कमांडमेंट याद करा दी गई, रटा दी गई कि बस यही है। ठीक है, तो इस तरह क्या समझ में आता है, इस तरह ये समझ में आता है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिनके अंदर रैशनैलिटी नहीं होती, उनको जो बाकी लोग हैं वो कैसे डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे पिग्स डोमिनेट करते हैं बाकी एनिमल्स को, क्योंकि वो रीड भी कर सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं, पर बाकी एनिमल्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म में हम क्या देखते हैं, सर्विलेंस, फियर।
ठीक है। सर्विलेंस किसके माध्यम से? डॉग्स के माध्यम से। फियर क्रिएट किया जाता है, ट्रायल यहाँ पे होता है, जो एनिमल्स अपोज करेगा उसका ट्रायल होगा, उसे किल कर दिया जाएगा। तो स्टालिनिस्ट जो रिजाइम था उसको ये पैरेलल करता है। स्टालिन के टाइम पे भी यही सारी चीजें थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबलिज्म की। सिंबलिज्म देखते हैं तो सिंबल देखिए यहाँ पे क्या है। पहला तो है एनिमल फॉर्म। ठीक है। एनिमल फॉर्म किसका सिंबल है यहाँ पे? तो सोवियत रशिया का सिंबल है। ठीक है। एनिमल फॉर्म सिंबल है सोवियत रशिया का। दूसरा क्या है? मैनर फॉर्म। मैनर फॉर्म किसका सिंबल है? प्री रिवोल्यूशनरी रशिया का। जब रशिया में रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तो उस समय जो मैनर फॉर्म की जो कंडीशन थी सेम एज रशिया की थी। थर्ड है सेवेंथ कमांडमेंट। सेवेंथ कमांडमेंट किसका सिंबल है? कम्युनिस्ट आइडल्स का। ठीक है। कम्युनिस्ट आइडल्स का। फोर्थ है विंड मिल। विंड मिल किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को और 5 ईयर प्लान को। क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन सबको एश्योर करते हैं कि वो सबको एक अच्छी लाइफ देंगे और वो सभी में इक्वालिटी लाएंगे, लेकिन ये 5 ईयर प्लान ही होता है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मिल्क एंड एप्पल्स तो देखिए यहाँ पे दिखाया जाता है कि एनिमल्स क्या मिल्क चोरी हो रहा था, एप्पल चोरी हो रहा था, तो सभी एनिमल्स सोचने लगते कि कौन चोरी कर रहा है। बाद में स्क्वीलर अपने लैंग्वेज के माध्यम से इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पिग्स जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए उनको प्रिविलेज मिलेगी, उनको ज्यादा दिमाग अपना यूज करना पड़ा, उनको ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ी, इसलिए मिल्क एंड एप्पल्स उन्हें ही मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? प्रिविलेज ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है। डॉग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सीक्रेट पुलिस को। ओके। शीप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनथिंकिंग मैसेज को, क्योंकि शीप पढ़ नहीं पाती हैं। ठीक है। पढ़ लिख नहीं पाती हैं कुछ। फ्लैग विद हूफ एंड हॉर्न। तो फ्लैग्स को दिखाया जाता है जब रिवोल्यूशन होता है तो एनिमल्स हूफ एंड हॉर्न का फ्लैग लेके चलते हैं, मतलब उसमें फ्लैग में हूफ एंड हॉर्न बने होते हैं। तो ये फ्लैग किसको सिंबलाइज कर रहा है? कम्युनिस्ट फ्लैग को। ठीक है। बाद में इसको भी चेंज कर दिया जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कार्ड गेम। लास्ट में कार्ड गेम खेलते हैं पिग्स मिस्टर पिल्किंगटन से साथ। तो ये क्या दिखाता है? अलायंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड डिक्टेटर्स। कि जो डिक्टेटर्स हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ एनिमल्स ने अलायंस कर लिया, एक संधि कर ली है। ठीक है। तो बैटल ऑफ काउशेड होता है, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ विंडमिल होता है, ये याद रखना है। बैटल ऑफ काउशेड होता है जब एनिमल्स रिवॉल्व करते हैं मैनर फॉर्म इसके अगेंस्ट। ठीक है। तो इसको भगा देते हैं, जिसका फॉर्म होता है उसे भगा दिया जाता है, मिस्टर जोन्स को। ठीक है। मिस्टर जोन्स को ये लोग भगा देते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे पावर करप्ट करती है बाकी एनिमल्स को। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशंस आप देखिए। इंपॉर्टेंट कोटेशन है ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हिपोक्रेसी देखते हैं, करप्शन ऑफ इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है इक्वालिटी का करप्शन ही हो रहा है कि सभी एनिमल्स इक्वल तो है लेकिन कुछ एनिमल्स ज्यादा इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। ये सब आप लोग लिखेंगे पॉइंट्स। ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इन कोटेशंस को ऐड करेंगे। कोई भी 2 कोटेशन 3 कोटेशन आपको ऐड करनी है जिसमें ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये तो मस्ट है। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्वेलियन फिलॉसफी का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि पावर कैसे करप्ट कर देती है, तो ये तो आपको पता ही है। नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, ये किसका स्टेटमेंट है? बॉक्सर का। तो ये दिखा रहा है ब्लाइंड लॉयल्टी ऑथोरिटेरियन वर्शिप को, कि कैसे वो आंख मूंद के नेपोलियन के हर बात पे भरोसा कर रहा है। नेक्स्ट है 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड। ये क्या दिखा रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन है आइडियोलॉजी का। ठीक है। तो शेप को ये चीज याद दिला दी जाती है, मतलब याद करा दी जाती है 4 लेग्स गुड 2 लेग्स बैड, जब वो कुछ भी नहीं याद कर पाती हैं। तो ये सिंप्लीफाई किया गया था आइडियोलॉजी को। दिस क्रिएचर आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन एंड फ्रॉम मैन टू पिग। तो ये लास्ट के स्टेटमेंट है जब कुछ एनिमल्स बाहर से झांक के देख रहे थे मिस्टर पिल्किंगटन को, और उसके अलावा नेपोलियन जब बैठे होते हैं तो दोनों को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पिग जो है वो मैन लग रहा था, मैन पिग लग रहा था। वो देख रहे थे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कोलैप्स ऑफ मोरल डिस्टिंक्शन बिटवीन रूलर्स। ठीक है।
नेक्स्ट कोटेशन है, इफ यू हैव योर लोअर एनिमल्स टू कॉन्टेंट विद, वी हैव आवर लोअर क्लासेस। तो अगर आपके जो लोअर एनिमल्स है, मतलब आपसे जो नीचे हैं, अगर वो आपके साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर आपका एक लोअर क्लास, लोअर तबका जो है वो आपका बन जाता है, जिसपे आप डोमिनेशन कर सको। तो ये यूनिवर्सल एक्सप्लॉयटेशन अक्रॉस सिस्टम्स दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप शुरुआत की ये पहली, नेक्स्ट ये वाली कोटेशन, ये कोटेशन, और इसके बाद आपको सेवन सेवन जो कमांडमेंट्स है वो तो आप सारी ही याद रखिए, ठीक है। कुछ कुछ आपको आंसर लिखने में वो मदद करेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप चाहें तो ये जो कंप्लीट चेंज कैसे होता है, कंप्लीट कोलैप्स कैसे होता है, ये आप यहाँ इस लाइंस को ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपके साथ कुछ समरी की पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी बहुत ही ब्रीफ में। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत में ओल्ड मेजर को दिखाया जाता है, जो कि सभी एनिमल्स को मैनर फॉर्म में गैदर करते हैं एक बिग बॉन्ड में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे गैदर होते हैं, तो एक बिग बॉन्ड में ये गैदर होते हैं सभी लोग, ठीक है। और वो सभी एनिमल्स को बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें हर एनिमल्स एक साथ रह रहे थे और उनके ऊपर कोई भी ह्यूमन नहीं था, किसी का कोई ऑपरेशन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने सभी एनिमल्स को ये बोला कि आप लोग को इस पैराडाइज वाले आइडिया के लिए, इस पैराडाइज के लिए आपको साथ में काम करना चाहिए और रिवॉल्ट करना चाहिए। तो उन्होंने सभी एनिमल्स को एक सॉन्ग सिखाया, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उनकी आइडियोलॉजी को शामिल किया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सभी एनिमल्स इनकी बातों को बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही जोश के साथ सुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि ओल्ड मेजर की मीटिंग के 3 दिन बाद ही डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनके बाद स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वीलर, ये तीनों लोग इनकी जो आइडियल्स थे, इनके जो आइडियाज थे, उनको एक फिलॉसफी में फॉर्म करते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा एनिमलिज्म, ठीक है। कौन कौन थे? स्क्वीलर, स्नोबॉल एंड नेपोलियन, इन तीनों ने ओल्ड मेजर की बातों को एनिमलिज्म नाम की फिलॉसफी में इंक्लूड किया। अब होता क्या है, एक दिन सभी लोग, सभी एनिमल्स जो है वो वेट कर रहे थे मिस्टर जोन्स के आने का, ताकि वो उन्हें खाना दे सके। लेकिन मिस्टर जोन्स ड्रिंक करते हैं और वो सो जाते हैं, और जानवरों को खाना देना भूल जाते हैं, जिसके कारण जानवर ऑलरेडी गुस्से में थे, उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बैटल ऑफ काउशेड लड़ते हैं। बैटल ऑफ काउशेड होता है उनका मिस्टर जोन्स के साथ, और वो मिस्टर जोन्स को भगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनिमल फॉर्म, मैनर फॉर्म का नाम हो जाता है एनिमल फॉर्म, ठीक है। मैनर फॉर्म का क्या नाम हो जाता है? एनिमल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब इसके बाद ये होता है कि वो सभी एनिमल्स ओल्ड मेजर के जो सपने थे उसको पूरा करने में लग जाते हैं, जिसमें बॉक्सर नाम का जो हॉर्स है वो बहुत ज्यादा डिवोटेड रहता है। वो जो भी आइडियोलॉजी थी उसके लिए उसका ये आइडिया रहता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, आई विल वर्क हार्डर, वो यही कहता है। तो अब शुरू में तो एनिमल फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलता है, सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसमें नेपोलियन और स्नोबॉल दोनों लीडर उभर के आते हैं, लीडर के जैसे। यहाँ पे स्नोबॉल को हम देखते हैं कि वो काफी रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल लीडर है, जो सबके भले के लिए सोचता है और सभी एनिमल्स को पढ़ना लिखना भी सिखाता है। लेकिन नेपोलियन क्या करता है, एक पपीज के ग्रुप को, आई थिंक 9 पपीज थे उसमें, उनको वो चुपचाप ले जाता है और उनको वो ट्रेन करता है, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है, बीच में मिस्टर जोन्स अटैक करते हैं फार्म वापस लेने के लिए, लेकिन सभी एनिमल्स उनके खिलाफ लड़ते हैं। अच्छा, मैंने गलती करी है, जब जानवर शुरू में लड़ते तब बैटल ऑफ काउशेड नहीं होता, तब वो सिर्फ रिवॉल्व करते हैं, तब वो सिर्फ रिवोल्यूशन करते हैं। जब अभी एनिमल्स जब लड़ रहे हैं, जब मिस्टर जोन्स ने और मैनर फॉर्म पे दोबारा कब्जा करने की कोशिश करी, तब होता है बैटल ऑफ काउशेड। इसको आप थोड़ा करेक्ट करिएगा, ठीक है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। और क्या होता है कि जब बैटल ऑफ काउशेड लड़ रहे होते हैं एनिमल्स सभी मिलके, और मिस्टर जोन्स को दोबारा कब्जा नहीं करने देते हैं, तो क्या होता है, फॉर्मर की हार हो जाती है, मिस्टर जोन्स की हार हो जाती है, और सभी एनिमल्स उनकी गन को, क्योंकि वो भाग जाते हैं और उनके पास गन होती है मिस्टर जोन्स के पास, उस गन को अपने विक्टोरियल मोमेंटो के रूप में अपने पास रखते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो नेपोलियन और स्नोबॉल दोनों की जो आइडियाज है एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी और वो कभी कभी स्ट्रगल भी करते हैं। दोनों का इन्फ्लुएंस
बराबर ही रहता है एनिमल्स के ऊपर, तो आप देखिए एक समय में 2 लीडर्स नहीं रह सकते। तो अब क्या होता है कि स्नोबॉल सभी सभी जानवरों के सामने एक आइडिया रखता है कि वो एक विंड मिल बनाना चाहता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन नेपोलियन इस आइडिया को अपोज कर देता है। ठीक है? अब मीटिंग जब होती है कि कौन-कौन इस प्रोजेक्ट को फेवर करेगा, ये मीटिंग होती है और स्नोबॉल उस मीटिंग में एक बहुत ही बढ़िया स्पीच देता है। तो हालांकि नेपोलियन इसको सपोर्ट में नहीं होता है और क्या होता है उसी बीच में बहुत ज्यादा शोर होता है और जो 9 पपीज थे वो स्नोबॉल पे अटैक कर देते उसी स्पीच के बीच में, और जिसके कारण स्नोबॉल अपनी जान बचाते हुए भागता है। वो ऐसा समझ में आता है कि वो किसी बाण में कूद गया और उसके बाद फिर वो गायब हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि शायद उसकी जान खतरे में रही और उन 9 पपीज ने उसको मार ही दिया। अब इसके जाने के बाद स्नोबॉल की जगह कौन ले लेता है? नेपोलियन, क्योंकि अब कोई लीडर है ही नहीं। ठीक है? तो अब नेपोलियन एक लीडर बन के आता है और उसने विंडमिल के बारे में जो अपोजिशन किया था कि नहीं विंडमिल अच्छा नहीं है, वो अपना माइंड चेंज कर देता है और वो ये कहता है कि ये विंडमिल का आइडिया तो मेरा ही था, पर स्नोबॉल ने इस आइडिया को अपने नाम कर दिया था कि उसका आइडिया है। अब देखिए इस विंडमिल को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं बॉक्सर। इन्होंने पूरी लगन के साथ, जैसे वर्किंग क्लास जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने पूरी लगन के साथ उस विंडमिल को कंप्लीट कराने में अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन क्या होता है कि एक दिन स्टॉर्म आ जाता है, क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है और ये विंडमिल कोलैप्स हो जाती है, विंडमिल गिर जाती है। तो अब जो फार्मर्स थे, जब उन्होंने इस विंडमिल को गिरते हुए देखा, गिरा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि विंडमिल की जो वॉल थी वो बहुत ज्यादा थिन थी। लेकिन नेपोलियन कहते हैं कि इसमें जरूर स्नोबॉल की साजिश थी और उसी ने इसको गिराया है। ठीक है? बहुत सारे एनिमल्स को वो इकट्ठा करता है और वो ये कहता है कि स्नोबॉल की इस कॉन्स्पिरेसी में, इस साजिश में कौन कौन शामिल था। तो जो भी एनिमल्स स्नोबॉल का साथ दे रहे हैं वो सामने आए, और वो सामने आएंगे तो फिर नेपोलियन क्या करेगा, उनको किल कर देगा। तो इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, स्नोबॉल का अगर आप साथ देंगे मतलब आप मेरा अपोज कर रहे हैं, और मेरा अपोज कर रहे हैं इसका मतलब आपको डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो ये क्या है, ये एक टायरनी ही तो है। ठीक है? क्योंकि सभी लोग एनिमल्स को अब डर हो गया उन 9 डॉग्स का। जो 9 डॉग्स अब खूंखार, जो 9 पॉपीज जो थे वो खूंखार डॉग्स हो चुके हैं। अब सबको डर हो गया है। ठीक है? तो अब इस तरह उसकी लीडरशिप पे कोई कोई सवाल ही नहीं उठाता और बॉक्सर ने अब एक मैक्सिम और एक लाइन अपने मन में बना ली है। वो क्या है? नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। ठीक है? तो नेपोलियन इस तरह धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाने लगता है और वो स्नोबॉल के फेवर में जो भी चीजें थी उन्हें डिस्टॉर्ट करके अब दोबारा से चीजें लिखवाता है। किसके हेल्प से? स्क्वीलर के हेल्प से। और अब स्क्वीलर स्नोबॉल को एक विलेन के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करता है। तो इसलिए बोला गया कि हिस्ट्री में जो भी चीजें लिखी गई है वो रियल नहीं होती है, क्योंकि जो भी रूलर होता है वो अपने हिसाब से चीजों को लिखता है, लिखवाता है। ठीक है? अब नेपोलियन जितने भी रूल्स एनिमलिज्म में बने थे उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने ह्यूमन के जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया, उसने बेड में सोना शुरू कर दिया, उसने अल्कोहल ड्रिंक करना शुरू कर दिया और उसने फार्मर्स के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो भी उसकी एक्टिविटीज थी इसके कारण एनिमलिज्म के सारे प्रिंसिपल धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जिसके कारण उसने फिर उसे डिस्टॉर्ट करके लिखा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विदाउट शीट्स, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट रीजन। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा स्क्वीलर जस्टिफाई करते हैं। वो एप्पल्स और मिल्क को नेपोलियन के लिए रखते हैं, पिग्स के लिए रखा जाता है और ये जस्टिफाई किया जाता है कि पिग्स ज्यादा दिमाग वाले हैं इसलिए वही ये चीजें खाएंगे। तो अब बाकी जो एनिमल्स है वो भूखे मरने लगते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको किल किया जाता है। ठीक है? तो अब देखिए स्क्वीलर जो है वो हर चीजों को जस्टिफाई करता है और इस तरह सबकी आंखों में ये एक विजन बनाया जाता है, एक तस्वीर बनाई जाती है कि नेपोलियन जो भी कर रहा है वो सब जानवरों के फायदे के लिए कर रहा है। तो जैसा सभी लीडर्स यूजुअली करते ही हैं, आपको तो पता ही है ना?
फिर क्या होता है कि मिस्टर फ्रेडरिक, जो कि एक बिजनेस कर रहे थे, काइंड ऑफ बिजनेस नेपोलियन के साथ करते हैं, और उन्होंने क्या किया कि इनको कुछ नकली नोट दे दिए। ठीक है, उन्होंने नेपोलियन को बिजनेस में धोखा दिया और असली नोट की जगह नकली नोट दे दिए। उन्होंने कुछ टिम्बर्स खरीदी थी, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फॉर्म पे अटैक कर देते हैं और डायनामाइट की मदद से विंड मिल को उड़ा देते हैं। ठीक है, जिसको बॉक्सर ने और बाकी एनिमल्स ने बहुत ही हार्ड वर्क के साथ बनाई थी। तो जब विंडमिल उड़ जाती है या विंडमिल ब्लो हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, तो फिर एक बैटल दोबारा से शुरू हो जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ विंडमिल इसे नाम दिया जाता है, और जिसमें बॉक्सर को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी थी, और बॉक्सर अब बहुत बूढ़ा भी हो चुका है, तो इसलिए अब वो उतना काम कर नहीं पाता है, और उसे ये समझ में आ जाता है कि अब उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। तो जब वो अब कोई काम कर नहीं रहता, तो क्या किया जाता है कि उसको फिर अ, एक गाड़ी में भेज दिया जाता है। ठीक है, और कहाँ भेजा जाता है, नेकर के पास। लेकिन बाकी एनिमल्स को ये बताया जाता है कि बॉक्सर को हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन उस गाड़ी को नेपोलियन ने जो गाड़ी मंगाई थी, उसको बेंजामिन देख लेता है, और वो समझ जाता है कि बॉक्सर अब वापस नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है कि उसने उसे एक नैकर के पास भेज दिया था। नैकर के लिए कई बार आपके एग्जाम में एक वर्ड मिलेगा, ग्लू मेकर। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, किसके पास भेज दिया, ग्लू मेकर के लिए, ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके। ठीक है, तो इस तरह बहुत साल गुजर जाते हैं, और पिग्स जो है वो अब ह्यूमन के जैसे बिहेवियर करने लगे। जैसे उन्होंने चलना शुरू कर दिया, दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके अलावा वो इंसानों जैसे विप लेके चलते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ऑप्शंस में आपके आते हैं। ठीक है, दूसरा और थर्ड चीज उन्होंने क्या कर दिया, क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया, बेड पे सोना उन्होंने शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी 7 कमांडमेंट जो लिखी हुई थी, वो सब उसको तोड़ दिया गया, और लास्ट में एक प्रिंसिपल ही लिखा जाता है, दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। जिससे हम देखते हैं कि सभी एनिमल्स के साथ पूरी तरीके से चीटिंग होती है। लास्ट का सीन दिखाया जाता है कि नेपोलियन मिस्टर पिलकिंगटन, पिलकिंगटन का नाम आपको याद रखना है, मिस्टर पिलकिंगटन। ठीक है, ये एक फॉर्मर है, इनके साथ वो बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं, उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं, और एक संधि टाइप के हम कह सकते हैं कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ अपना जो भी ट्रेड है उसको वो शुरू कर रहे हैं, और ये जो एक्टिविटी उनकी है, वो सभी एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि अब ह्यूमन के बाद उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो एनिमल्स कर रहे हैं, और अब वो उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। इस पॉइंट को हम यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो बाहर से देख रहे होते हैं इन दोनों लोगों को, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि एनिमल कौन है और ह्यूमन कौन है। और इस मैनर फॉर्म से नाम जो चेंज हुआ था एनिमल फॉर्म, तो एनिमल फॉर्म से दोबारा इसका नाम मैनर फॉर्म कर दिया जाता। तो हम क्या देखते हैं कि सिचुएशन जैसी थी उसी पे वापस आ गई। ठीक है, सिचुएशन जैसी थी वो वापस आ गई, और अब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। एक तो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, आपको सॉन्ग का नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक पोएट है जिनका नाम आप याद रख सकते हैं, जिनका नाम है मिनिमस। मिनिमस एक पोएट है। ठीक है, इन्होंने बीस्ट ऑफ इंग्लैंड सॉन्ग लिखा था, हालांकि नेपोलियन ने इस सॉन्ग को बाद में बैन कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद एक और सॉन्ग लिखा जाता है एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म का आपको फुल टाइटल भी याद रखना है, इसका फुल टाइटल है एनिमल फॉर्म अ फेरी स्टोरी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे शायद एक कैरेक्टर मैंने नहीं बताया, क्लोवर नाम का कैरेक्टर है, क्लोवर भी आप याद रखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है। एनिमल फॉर्म एज अ
पॉलिटिकल एलिग्री, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एलिग्री क्या होती है। तो एलिग्री का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ हिडन मीनिंग एंड देयर इज अ सरफेस लेवल मीनिंग। जब भी कोई स्टोरी होती है उसमें दो लेयर की मीनिंग होती है, एक होती है हिडन और एक होती है सरफेस लेवल की मीनिंग। और ये स्पेशली जो भी पब्लिक होती है, जो भी जनता होती है, उसे अवेयर करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की एलिग्री आपने पढ़ी होगी, एक तो पॉलिटिकल एलिग्री या हिस्टोरिकल एलिग्री भी बोलते हैं। इसके अलावा रिलीजियस एलिग्री, जिसमें हम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को आपने पढ़ा होगा, उसको भी जानते हैं। ठीक है, बीस्ट फेबल इसका एक पार्ट है एलिग्री का। तो यहाँ पे जैसे हम बीस्ट फेबल देखते हैं इस पॉलिटिकल एलिग्री में। पॉलिटिकल एलिग्री क्या होती है, जिसमें जैसे कोई भी पॉलिटिकल जो पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये आंसर लेंदी है, इसको आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आप छोटा करके लिखेंगे। उसके अलावा एक चीज और, जब आप आंसर लिखेंगे तो पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे एक मुझसे गलती हुई है, अब मैं आगे से इसको थोड़ा एडिट कर दूंगी। जब आप पैराग्राफ लिखे तो आप इतना स्पेस छोड़िए। ठीक है, 0.5 जितना इंटेंडिंग आपको करनी है, इंडेंटिंग्स। So now let's start the answer. George Orwell's Animal Farm is a brilliant political allegory that exposes the failure of revolutions. तो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ब्रिलियंट पॉलिटिकल एलिग्री का एग्जाम्पल है, जो एक्सपोज करता है रिवोल्यूशन की फेलियर, जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई है, एंड द डेंजर्स ऑफ टोटलिटेरियन रूल। और टोटलिटेरियन रूल का क्या डेंजर होता है, क्या खतरा होता है, इसे भी एक्सपोज करता है ये नॉवेल। नॉवेल है, सॉरी, ये दिस इज अ नॉवेल, ये आपको याद रखना है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये नॉवेला है। नॉवेला शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है, और नॉवेल से थोड़ी सी शॉर्ट इसकी लेंथ होगी। ठीक है, वर्ड लिमिट्स तो आप एम.एच. अब्राहम्स में आप देखिएगा। दो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल फीस्ट बेबल, द नॉवेल रिप्रेजेंट द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। हालांकि इस नॉवेल को एक सिंपल फीस्ट बेबल के बीस्ट फेबल के फॉर्म में लिखा गया है, बट ये नॉवेल रशियन रिवोल्यूशन 1917 को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा राइज ऑफ जोसेफ स्टालिन डिक्टेटरशिप को भी ये नॉवेला रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ऑरवेल किन कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, तो ऑरवेल यूजेस एनिमल्स एंड इवेंट्स सिंबॉलिकली टू रिवील हाउ नोबल आइडियाज आर करप्टेड बाय ग्रीड फॉर पावर। तो देखिए ये सिंबॉलिकली वर्ड आपके लिए कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स के माध्यम से जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उसे दिखाया गया है। और यहाँ पे कैरेक्टर्स एनिमल्स को क्यों यूज किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस हो सके, उसके अलावा सेंसरशिप को अवॉइड करने के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको इसे शॉर्ट करके लिखना है, 4 लाइन में या 5 लाइन में आपको समाप्त कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत चीजें थोड़ा सा एक्सपैंड की गई है, आपको उसे कंसाइज करना है, और आपको ईयर भी लिखना है। ठीक है, ईयर इज इंपॉर्टेंट ताकि आपके नंबर और अच्छे हो सकें। ईयर आप लिख देंगे 1945, ये आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। और आप में से जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं रिटन की, वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और आंसर आप भेज सकते हैं, क्योंकि डेली मैं उसमें कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों को लिखने के लिए, एक क्वेश्चन डेली, तो आंसर चेक भी कर रही हूँ, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स भी वहां मिल जाएंगे। द नॉवेल बिगिंस विद ओल्ड मेजर्स स्पीच विच लेज द फाउंडेशन ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, तो नॉवेल शुरू होता है ओल्ड मेजर की स्पीच के साथ, और जो रिवोल्यूशन की फाउंडेशन को ले करता है। यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पे 1 वर्ड जितनी स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी मैं नोट्स आपके लिए लाऊंगी उसमें ये स्पेसिंग मैं आपके लिए बना दूंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हिज आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, कलेक्टिव ओनरशिप एंड फ्रीडम, ये 3 आइडियाज थे जो मिरर करते हैं किसकी थ्योरी को, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन की थ्योरी को मिरर करते हैं। ओल्ड मेजर डिक्लेयर्स दैट मैन इज द एनिमी एंड इन्विजन्स अ सोसाइटी वेयर ऑल एनिमल्स आर इक्वल। तो ओल्ड मेजर ये डिक्लेयर करते हैं कि हम एनिमल्स का जो दुश्मन है वो कौन है, मैन है। जो 2 लेग्स वाले जो लोग हैं वो दुश्मन है, जिसमें मैन है, और वो एक ऐसी सोसाइटी को विजन करते हैं जिसमें सभी एनिमल्स इक्वालिटी के साथ रह रहे हो। दिस ड्रीम इंस्पायर द एनिमल्स टू ओवरथ्रो मिस्टर जोन्स। तो ये ड्रीम जो वो देखते हैं, जो बताते हैं ओल्ड मेजर, इससे सभी एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और वो मिस्टर जोन्स को, मैनर फॉर्म के ओनर को ओवरथ्रो कर देते हैं, जो क्या सिम्बलाइज करता है, द फॉल ऑफ जार निकोलस सेकेंड। क्योंकि रशिया के जो लोग थे उन्होंने भी रिवोल्यूशन किया था जार निकोलस सेकेंड की निरंकुशता के खिलाफ। ठीक है,
फिर बाद में स्टालिन उभर के आते हैं एज अ लीडर, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनिमलिज्म एंड द सेवेंथ कमांडमेंट्स रिफ्लेक्ट द इनिशियल ऑप्टिमिज्म। ये शुरुआत में जो 7 कमांडमेंट्स आते हैं, जो एनिमलिज्म स्टैब्लिश होता है, ये बहुत ऑप्टिमिज्म दिखाता है, रिवोल्यूशन का पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। पार्टिकुलरली इस बिलीफ को दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल, इस आइडिया को ये जो एनिमलिज्म की फिलॉसफी है ये दिखाती है। हाउएवर, अब यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करना है। हाउएवर दिस इक्वालिटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये इक्वालिटी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुकती। क्यों? पावर ग्रेजुअली कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ पिग्स, क्योंकि धीरे धीरे पावर जो है वो पिग्स के हाथों में आ जाती है, स्पेशली नेपोलियन के हाथों में, हु रिप्रेजेंट स्टालिन। अब आप देखिए सारे की पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, कोई भी फालतू की समरी आपको नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी आपको स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट आंसर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो आप जब आंसर लिखेंगे आपको भी टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल एलेगरी क्वेश्चन पूछा है तो आपको उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करना है जो आपके आंसर को जस्टिफाई करें। ओके। स्नोबॉल सिंबलाइजिंग ट्रॉट्स्की इज इंटेलिजेंट एंड विजनरी। स्नोबॉल जो कि सिंबलाइज करता है ट्रॉट्स्की को, वो इंटेलिजेंट है, वो विजनरी है, बट ही इज ड्रिवन अवे बाय नेपोलियन यूजिंग ट्रेन डॉग्स। लेकिन उसको नेपोलियन के द्वारा भगा दिया जाता है, कैसे? ट्रेन डॉग्स की, 9 पपीज की हेल्प से। जो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिटिकल पर्जेज एंड एग्जाइल, कि कैसे पॉलिटिक्स में कैसे होता है। पॉलिटिक्स में भी तो यही होता है, जो इंसान सही होता है, जो सबका भला सोचता है, उसको करप्ट लीडर्स बाहर निकाल देते हैं। या तो उस पर कोई केस लगा देंगे, या तो उस पर कोई चार्ज लगा देंगे, या तो उसके खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो एक, आप कह सकते हैं, वो उस आवाज में बोल ही नहीं पाता जैसे वो पहले बोलता था। ठीक है। तो नेपोलियन का जो राइज है वो किस चीज की बिगनिंग बता रहा है? इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप वेयर फियर रिप्लेसेस फ्रीडम। अब नेपोलियन के राज में हम क्या देखते हैं कि अब लोग डर रहे हैं उनके डॉग्स की वजह से। स्क्वीलर plays a crucial role as a propagandist who manipulates language and truth. स्क्वीलर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एज ए प्रोपेगेंडिस्ट, जो कि लैंग्वेज को मैनिपुलेट करता है, ट्रूथ को मैनिपुलेट करता है, थ्रू फॉल्स स्टैटिस्टिक्स एंड ट्विस्टेड लॉजिक। अपने फॉल्स स्टैटिस्टिक्स एंड ट्विस्टेड लॉजिक के माध्यम से ही कन्विंसेस द एनिमल्स दैट देयर लाइव्स आर इम्प्रूविंग। वो सभी एनिमल्स को ये कन्विंस करता है कि उन सभी एनिमल्स की लाइफ इंप्रूव कर रही है, जबकि मैंने आपको बताया था कि वो भूखे मर रहे थे, उनके पास ना खाने को कुछ था, ना प्रॉपर्ली वो रह पा रहे थे। तो ऑरवेल हाईलाइट करते हैं कि हाउ प्रोपेगेंडा बिकम्स अ पावरफुल वेपन इन ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स। तो ऑरवेल इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि कैसे प्रोपेगेंडा जो है वो एक पावरफुल वेपन बन जाता है जब भी किसी भी रिजाइम में हम अथॉरिटी देते हैं। मतलब कोई भी जो राज्य होता है, कोई भी पावर में हम देखते हैं, उसमें जब अथॉरिटी किसी व्यक्ति की होती है, एक सिंगल व्यक्ति की, तो कैसे प्रोपेगेंडा के माध्यम से चीजों को जस्टिफाई किया जाता है। द वर्किंग क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सर, ठीक है, हुज लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क आर एक्सप्लॉइटेड। तो हम वर्किंग क्लास में किसको देखते हैं? बॉक्सर, जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, हार्ड वर्क को, और उसके लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हिज कांस्टेंट फेड इन अथॉरिटी, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, आई विल वर्क हार्डर, ये किस चीज को लीड करता है? इट लीड्स टू हिज ट्रैजिक बिट्रियल। उसके साथ बिट्री होता है, उसको भेज दिया जाता है नेकर के यहाँ, ग्लू शॉप पे भेज दिया जाता है ताकि उसको मार के उसकी स्किन को यूज कर लिया जाए। ठीक है। ये सिम्बलाइज करता है हाउ कॉमन पीपल सफर अंडर ऑपरेसिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि कैसे कॉमन पीपल ऑपरेसिव सिस्टम में सफर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स, जो भी अनपढ़ जनता होती है, जैसे नॉलेज नहीं होता, उसे वो बहुत सुनहरे सपने दिखाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम आपको एक अच्छा भविष्य देंगे। लेकिन जब वो चुन लिए जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनको, जनता को कोई पूछने भी नहीं आता और उन्हीं जनता का शोषण किया जाता है। तो ये भी चीज यहाँ दिखाई गई है। एज द पिग्स अडॉप्ट ह्यूमन हैबिट्स, स्लीपिंग इन बेड्स, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ट्रेडिंग विथ ह्यूमंस, द 7 कमांडमेंट्स आर अल्टर्ड। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस स्टोरी में क्या देखते हैं, धीरे धीरे पिग्स ने अडॉप्ट कर लिया ह्यूमन हैबिट्स को। तो देखिए एनिमलिज्म के ये खिलाफ है, तो वो फिर प्रोपेगेंडा अपनाते हैं और 7 कमांडमेंट्स को चेंज कर दिया जाता है और उसमें कुछ चेंजेस और आ जाते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। फाइनल कमांडमेंट आ जाती है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। और फाइनल कमांडमेंट क्या आती है कि सभी एनिमल्स इक्वल हैं लेकिन कुछ एनिमल्स ज्यादा इक्वल हैं। तो ये किस चीज को एक्सपोज करता है? कंप्लीट बिट्रियल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज का कंप्लीट बिट्रियल दिखाता है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ लाइन्स इधर छूट गई हैं, जैसे कि मतलब स्पेस छूट गया है जब मैंने वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको कंटिन्यू लाइन में लिखनी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचे कि आपको भी लाइन्स छोड़नी है। ये देखिए इधर साइड में लाइन छूटी है क्योंकि मैंने इसको वर्ड फाइल में लिखा था और इसको ट्रांसफर किया है पीडीएफ फाइल में, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस छूट गया। तो इसको आप प्लीज सही करिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होते वक्त इंडेंटिंग नहीं है 0.5 की, तो आपको इसको अपने आंसर में ऐड करना है, जरूर से जरूर, ये आपको ध्यान रखना है। द नॉवल एंड्स विथ पिग्स बिकमिंग इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ह्यूमंस। हम देखते हैं कि पिग्स, लास्ट में हम नॉवेल में क्या देखते हैं कि पिग्स अब ह्यूमंस से डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे, डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे, जो कि एम्फेसाइज करता है ऑरवेल की वार्निंग दैट अनचेक्ड पावर लीड्स टू टायरनी, कि अगर पावर को रोका ना जाए तो वो कैसे टायरनी का रूप ले लेती है। ठीक है। अब देखिए जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आप 10 का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है 10 टू सम अप, इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज करना है जिससे ये पता चले कि अब आपका कंक्लूजन आ गया है। तो देखिए आप अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये लाइन्स यहाँ पे लिखी है द नॉवेल एंड्स विद बिकमिंग, तो यहाँ पे 10 आप पैराग्राफ चेंज करके 10 से ही शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इतनी लाइन्स बहुत हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन्स है वो बहुत है एक कंक्लूजन देने के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए आंसर को एक्सपैंड किया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा टू द पॉइंट आंसर लिखना है। So thus animal farm is not merely a story about animals but a sharp political critique and a timeless warning against dictatorship। तो animal farm सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं है एनिमल्स की, बल्कि एक शार्प पॉलिटिकल क्रिटिक है और एक टाइमलेस वार्निंग है। टाइमलेस वार्निंग मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टाइम की स्टोरी है, ये हर बार की स्टोरी, हर समय की यूनिवर्सल एक स्टोरी है। डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट वार्निंग है कि अगर आप ब्लाइंड ओबीडियंस करेंगे, आपका पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होगा, तो आपके साथ भी सेम ही चीजें होंगी जैसे यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर, आपको कैसे आंसर लिखना है अबाउट एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलेगरी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। आप 7 कमांडमेंट्स की स्टार्टिंग की 1 और 2 कमांडमेंट आप ऐड कर सकते हैं, और स्पेशली उन कमांडमेंट को आपको ऐड करना है जिसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है, जिससे आपका आंसर और इम्पैक्टफुल लगे। अब अच्छा देखिए, दो पेज का एक आंसर और है, मुझे लगता है उसे भी डिस्कस ही कर लेना चाहिए, अदरवाइज मुझे अलग से बनाना पड़ेगा और फिर टाइम टाइम थोड़ा सा मिल नहीं पाता है ना। तो हम ये दूसरा भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का रोल क्या है एनिमल फॉर्म में, देखते हैं। ज्यादा नहीं है, देखिए मुश्किल से मुझे लग रहा है 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, इसे कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है। फिर आप लोग आंसर लिखिएगा और मुझे भेजिएगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म क्लियरली शो करता है हाउ प्रोपेगेंडा बिकम्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल इन टोटलिटेरियन सिस्टम। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवला है ये एलेगोरिकल नॉवला, आप ये लिख सकते हैं जॉर्ज ऑरवेल्स एलेगोरिकल नॉवला, ऐड करिएगा 1945, ये आपको सामने सामने ऐड करना है। ये क्लियरली शो करता है कि प्रोपेगेंडा कैसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है टोटलिटेरियन सिस्टम में, ठीक है। ऑरवेल एक्सपोज करते हैं, ऑरवेल एक्सपोजेस, क्या एक्सपोज करते हैं ऑरवेल, द मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रुथ थ्रू द कैरेक्टर ऑफ स्क्वीलर। स्क्वीलर के कैरेक्टर के माध्यम से ऑरवेल मैनिपुलेशन को दिखाते हैं कि कैसे लैंग्वेज और ट्रुथ को, हिस्ट्री को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। who represent the propaganda machinery of स्टालिनिस्ट रशिया, ठीक है। स्टालिन के टाइम में जो रशिया में प्रोपेगेंडा मशीनरी थी उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द रिवोल्यूशन स्क्वीलर जस्टिफाई एवरी एक्शन ऑफ द पिग्स यूजिंग क्लेवर आर्ग्यूमेंट। तो शुरुआत से ही हमने देखा, शुरुआत से ही जब रिवोल्यूशन का शुरुआत हुई थी तभी से स्क्वीलर पिग्स की हर एक एक्शन को जस्टिफाई करते थे। और वो कैसे जस्टिफाई करते थे, वो फॉल्स आर्ग्यूमेंट देते थे, क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स देते थे, फॉल्स स्टैटिस्टिक्स दिखाते थे, इमोशनल अपील के माध्यम से वो हर चीज को जस्टिफाई करते थे। और वो फ्रीक्वेंटली वार्न करते हैं एनिमल्स ऑफ द किस चीज के लिए वो एनिमल्स को वार्न करते हैं कि मिस्टर जोन्स रिटर्न हो सकते हैं। क्यों, ये क्यों कहा जाता है, ताकि उनके मन में एक डर पैदा कर सके और सभी एनिमल्स ये सोचे कि कोई बात नहीं, उस मिस्टर जोन्स से तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए वो ऑपोजिशन को शांत कराने के लिए मिस्टर जोन्स के वापस आने का डर दिखाते हैं। और इनका एक रिकरिंग क्वेश्चन रहता है क्या,
श्योरली कॉमरेड्स यू डू नॉट वांट जोन्स बैक। ये कौन बोलता है? स्क्वीलर बोलता है कि कॉमरेड्स मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मिस्टर जोन्स को वापस तो नहीं चाहते हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि फियर को कैसे मेंटेन किया गया है, ताकि फियर को कैसे यूज किया है ताकि ओबीडियंस बना रह सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं दोबारा से रिपीट करें, जब भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे आप लगभग जितने वर्ड में स्क्वीलर लिखा है आपको इतना वर्ड छोड़ना है, या आप कह सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, इतना आपको एटलीस्ट स्पेस दिखे कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है, ये आप करेंगे। स्क्वीलर कॉन्स्टेंटली रिवाइजेस हिस्ट्री। स्क्वीलर बार बार हिस्ट्री को रिवाइज करता है। ठीक है, और स्नोबॉल जिसे सेलिब्रेट किया गया था एज अ हीरो ऑफ द बैटल ऑफ काउशेड, जिसे बैटल ऑफ द काउशेड को के हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। बैटल ऑफ द काउशेड कब होता है? जब मिस्टर जोन्स मैनर फॉर्म को दोबारा कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब सभी एनिमल्स ने उनके साथ लड़ाई करी थी, बैटल लड़ा था, जिसमें मिस्टर जोन्स हार जाते हैं और एनिमल्स जीतते हैं। तो उसमें उनको एक हीरो माना गया था, लेकिन बाद में हिस्ट्री को रिवाइज करके उन्हें ट्रेटर घोषित कर दिया गया। तो दिस डिस्टॉर्टेशन ऑफ फैक्ट्स, ये जो डिस्टॉर्शन होता है फैक्ट्स का, ये मिरर करता है, किस चीज को मिरर करता है? कि कैसे टोटलिटेरियन रिजाइम्स रीराइट करती है हिस्ट्री को ताकि उनके इंटरेस्ट को सूट कर सके। ठीक है, टोटलिटेरियन रिजाइम्स मतलब निरंकुश जो राज्य होते हैं या निरंकुश शासन होता है, रिजाइम हम शासन कह सकते हैं, वो कैसे हिस्ट्री को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सूट करता है। ठीक है, ऑरवेल हाईलाइट करते हैं, किस चीज को हाईलाइट करते हैं? दैट व्हेन ट्रूथ इज कंट्रोल रेजिस्टेंस बिकम इम्पॉसिबल, कि जब ट्रूथ को कंट्रोल किया जाता है तो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ वेपन। तो देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी आप कह सकते हैं टोटलिटेरियन मैनुपुलेट करना चाहता है पब्लिक को, तो उसके लिए सबसे बड़ा वेपन क्या होगा? लैंग्वेज के माध्यम से तो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो लैंग्वेज इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ वेपन। द 7 कमांडमेंट्स आर सीक्रेटली अल्टर्ड, इन्हें सीक्रेटली अल्टर किया जाता है, क्योंकि जब एनिमल्स बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड, तो वहां पे दिखा देते कि देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो लिखा है नो एनिमल शैल स्लीप इन बेड विदाउट शीट, है ना? तो ये हमें क्या दिखता है कि मैनिपुलेशन हो रहा है लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, और वो कहते हैं कि उनकी जो मेमोरी है वही गड़बड़ है। तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी को कैसे इरेज किया जाता है, क्योंकि एनिमल्स को देखिए पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो जब पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो उन्हें बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होगा। तो स्क्वीलर सभी एनिमल्स को ये कन्विंस कर देता है कि उनकी मेमोरी ही खराब है। और व्हेन द कमांडमेंट, कौन सी कमांडमेंट? नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड चेंज की जाती है, तो ये एक्सप्लेन किया जाता है कि बेड्स आर ओनली दोज विद शीट्स। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझाया। दिस डेलिबरेट कंफ्यूजन, ये जो डेलिबरेट कंफ्यूजन हुआ था, जो जानबूझ के इन टोटलिटेरियंस ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, ठीक है, उन्होंने वीकन कर दिया था एनिमल्स की एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। एनिमल्स को धीरे धीरे क्रिटिकल जो सोचने की जो एबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी चीज को सही बोल रहे हो, लेकिन 4 लोग आपसे बोल रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत समझ गए, तो आपको भी लगने लगेगा कि शायद मैं ही गलत हूं। ऐसा ही होता है। प्रोपेगेंडा ऑल्सो क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, और प्रोपेगेंडा के कारण जानवरों के मन में प्रोग्रेस का इल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, उन्हें भ्रम हो जाता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। स्क्वीलर प्रेजेंट करता है फैब्रिकेटेड प्रोडक्शन फिगर्स, वो स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, और वो ये दिखाता है कि देखो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। इवन व्हेन द एनिमल्स आर स्टार्विंग, हालांकि जब एनिमल्स मर रहे थे तब भी उसने ये दिखाया। ऑरवेल क्रिटिसाइजेस ब्लाइंड फेथ इन अथॉरिटी, तो ऑरवेल यहाँ पे किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? कि हमें कभी भी अथॉरिटी में ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाना चाहिए, मतलब हमें अपनी रैशनैलिटी को मेंटेन करके जाना रहना चाहिए, चाहे कोई भी पावर में हो। ऐसा नहीं कि हम उस पर कंप्लीट फेथ रख सकें। एंड उन्होंने ये भी एक्सपोज किया है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स हाइड कर सकती है रियलिटी को। तो ये भी आप सबको पता है कि जब भी कोई सर्वे होता है या कुछ भी, इवन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जब बात होती है कि इस गवर्नमेंट में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमेशा डेटा प्रेजेंट किया जाता है कि देखिए इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो डेटाज की जो रियलिटी है दैट इज टोटली डिफरेंट, और जो डेटाज के अकॉर्डिंग जो आप कह सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट, एंड रियलिटी इज जस्ट अपोजिट, है ना? अल्टीमेटली प्रोपेगेंडा सपोर्ट करते हैं नेपोलियन के डिक्टेटरशिप को बाय कंट्रोलिंग थॉट एंड सप्रेसिंग ट्रुथ। तो जैसे आप
आपने इस नॉवल में देखा, एनिमल फॉर्म में इस चीज को देखा, सेम एज 1984 में भी आप थॉट पुलिस को देखते हैं कि लोगों के थॉट पे भी कंट्रोल होता है। तो जब हम उस नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी तो आपके सिलेबस में यही प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि कैसे थॉट को कंट्रोल किया जाता है, कैसे ट्रुथ को सप्रेस किया जाता है। और ऑरवेल इस नॉवल में वार्न करते हैं दैट व्हेन पीपल सरेंडर रीजन, कि जब लोग अपने रीजन को सरेंडर कर देते हैं और वो टोटली रिलाई करते हैं, भरोसा रखते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, ऑफिशियल नैरेटिव पे, फ्रीडम इज लॉस्ट। ठीक है। So, in this way, we can say that animal form thus reveals that propaganda is as dangerous as physical force in sustaining oppressive power. कि प्रोपेगेंडा इज ऑल्सो एज डेंजरस एज फिजिकल फोर्स। जरूरी नहीं कि आपको फिजिकली ही जब टॉर्चर किया जाए तभी आपके ऊपर ऑपरेशन हो। प्रोपेगेंडा के माध्यम से आपकी सोच को मैनिपुलेट किया जाता है और इस तरह ऑपरेसिव पावर को सस्टेन किया जाता है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल फॉर्म एंड मुझे उम्मीद है कि आपको एनिमल फॉर्म के सारे डाउट्स जो भी थे वो क्लियर हुए। इसमें सिंबोलिज्म हमने समझा, कैरेक्टर समझा, कुछ पॉइंट्स हमने राइटर के बारे में डिस्कस किए। इसके अलावा हमने प्लॉट को नट शेल में डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में बनते हैं चाहे सब्जेक्टिव में बनते हैं, हमने दोनों को डिस्कस किया है। तो अब आप लोग आंसर लिखने के लिए एकदम तैयार हैं। आप लोग इसे पढ़िए, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए। आपको जितनी बार में समझ में आता, आपको एक बार में समझ में आता तो दैट इज ऑल्सो एनफ। और उसके बाद आप आंसर को लिखिए। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको आंसर को लिखना है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर।